नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामिलिन विश्वकर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है जर्मन भूगोलकता के बारे में। और आप अगर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और मेरा चैनल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फ्री में मैं सारा चीज़ आपको दे रहा हूँ। जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट सारा मैं लिख चुका हूँ, आपको बाकायदा पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। मेरा पढ़ाने का स्टाइल जो है, जितने मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, वो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से यूजफुल हैं कि नहीं, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं जर्मन भूगोलकता के सीक्वेंस। देखिए यहाँ पर 15 मैं भूगोलकताओं का सीक्वेंस लिख चुका हूँ और बता देता हूँ कि कौन कौन से भूगोलकताओं को ज़्यादा पूछा गया। देखिए हमबोल्ट का, रिटर का, वान थ्यूनन का, आस्कर पेस्चल, डिचोथे, पेनराइट जेल, हेटनर, अल्फ्रेड वेबर, कार्ल हाउसेपर और पेंक को फिर से यहाँ पर ये ऑटो स्ल्यूटर जो हैं बहुत कम पूछे गए हैं और ये अधिवास भूगोल के जनक भी हैं। वाल्थर पेंक, स्टालर, ये तो आप जानते हैं। जब आप स्टालर को 1933 यहाँ पर पढ़ेंगे केंद्र स्थल सिद्धांत। वैसे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर कि केंद्र स्थल शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था। और काल्ट्राल ये मिलान द कॉलम में और अगस्तलास आप जानते ही हैं 1954 का इनका सिद्धांत। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे हमबोल्ट, रिटर और साथ ही इनका सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। रेटजेल पढ़ेंगे, हेटनर पढ़ेंगे, रिचोथेपन पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाकी आपको सीक्वेंस ये याद रखना है, भूलना नहीं है। इस सीक्वेंस से हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी, सारे जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आगे हमबोल्ट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमबोल्ट जो हैं इनको ध्यान दीजिएगा, साथ ही रीटर को और साथ ही रेटजेल को, ये तीनों जो हैं सेकेंड शास्त्री काल के जो हैं भूगोलवेत्ता हैं, ये आपको याद रखना है। इनको जो है रेटजेल को रिजले महोदय ने जोड़ा था, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक जो भूगोल का आरंभ हुआ है वो जो 19वीं शताब्दी में जर्मनी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ से हम अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट से शुरू करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। यहाँ से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आए। अब जो आया वही मैं आपको बताऊंगा। आगनात्मक भूगोलकता, ये आपको याद रखना। आगनात्मक मतलब उदाहरण, किसी चीज़ का एग्जाम्पल देके और किसी चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, तो ये आगनात्मक है। ये बहुत पहले ही, अगर आप यूनान वीडियो देखेंगे वहीं पर मैंने प्लेटो और अरस्तु को डिटेल में करके अगनात्मक निग्नात्मक का बता दिया था। और साथ ही इनका इम्पोर्टेंट है, ये लगभग 90,000 किलोमीटर ये यात्रा किए थे ये हमबोल्ट महोदय। इनकी रचना बहुत पूछी जाती है। मध्य एशिया, कासमास और प्राकृतिक दिग्दर्शन, व्यू ऑफ नेचर। अब देखिए कासमास कितने खंड में है, ये 5 खंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपका ये सेक्शन जो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये इम्पोर्टेंट है याद रखना। और निको तथा अमेजन नदी के प्रवाह क्षेत्रों की खोज की थी। वनों और वर्षा के बीच धनात्मक संबंध किसने बताया था, हमबोल्ट ने बताया था। और यहाँ पर मनुष्य एवं वनस्पति ऊंचाई एवं तापमान के प्रभाव की वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट जो मैं कलर कर दिया हूँ ये इम्पोर्टेंट भी हैं और जो नहीं भी है उसको मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर राइनलैंड और यहाँ पर जिग्नोस्टिकल एस्से जो है इनका, ये दो आपको बुक ये याद रखना है। साथ ही ये आपका रचना जो है ये आपको याद रखना है। पेरू की अगर जलधारा पूछता है किसने खोजा था, तो ये ठंडी जलधारा है, जो आपको पता होगा जब आप यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में जो है पेरू की जलधारा जो है नीचे से ऊपर की ओर आती है और यहीं पर आपको याद होगा एल नीनो की उत्पत्ति होती है जब पेरू की जलधारा जो है इंड होने लगती है, कमज़ोर हो जाती है। तो फिलहाल ये टॉपिक डिटेल में हम जानेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे समुद्र भूगोल वहाँ पर। चलिए अगला जो इनका इम्पोर्टेंट है, इन्होंने पनामा नहर बनाने का विचार दिया था, ये भी पूछा गया एग्जाम में। और साथ ही इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साइबेरिया की यात्रा के दौरान इन्होंने जब प्रक्षेपण किए बहुत सारे, तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर आप तट से अधिक अंदर जाते हैं और जो अंदर जाने पर, मान लो ये तट है साइबेरिया का ये वाला, और इससे आप यहाँ पर आ गए, अंदर आ गए। अभी इस जगह से आप यहाँ पर अक्षांश समान है, यहाँ पर समान है, ये दोनों जगह, मान लो ये पहला जगह हो गया, ये दूसरा जगह हो गया।
तो इन अक्षांशों में जो है तापमान जो है भिन्न रहेंगे दोनों जगह पर, सेम ही अक्षांश होगा लेकिन तापमान क्या होगा, भिन्न होगा। ये इन्होंने निष्कर्ष लिखा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, साथ ही उन्होंने सर्वप्रथम समताप रेखाओं को प्रदर्शित करने वाले विश्व मानचित्र का भी निर्माण किया था। और इन्होंने तुषार भूमि की व्याख्या के लिए परमाफस्ट शब्द का प्रयोग किया था, आविष्कार किया था। ये आपको याद रखना, ये यूजीसी नेट के एग्जाम में 2021-22 अब सॉल्व करेंगे तो परमाफस्ट शब्द का प्रयोग किसने किया है, ये पूछा गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया घुमा घुमा के, या परमाफस्ट शब्द जो है किस देश के भूगोलवेत्ताओं ने प्रयोग किया था। तो ये ऑप्शन में जर्मन दे देगा, तो आपका हमबोल्ट महोदय पहले के तो ये जर्मन सही होगा। और अगला इनका इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, कॉस्मोग्राफी का इन्होंने प्रयोग किया था और इसे ब्रह्मांड वर्णन, यूरेनोग्राफी एवं भूगोल जियोग्राफी में विभाजित किया। तो याद रखिएगा कॉस्मोग्राफी। और जैसा कि आपको शुरू में ही बता दिया हूँ कि जो हमबोल्ट हैं आगमनात्मक हैं या आगमनिक हैं, ये आपको याद रखना है, इसको समर्थक वो करते थे। साथ ही हमबोल्ट का कहना था कि सभी प्रजाति का उद्गम एक ही है एवं कोई भी प्रजाति श्रेष्ठ या हीन नहीं होती। इनका कोटेशन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया। और इनका एक और कोटेशन इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है, प्रकृति की एकता, यूनिटी ऑफ नेचर। अब ये हमबोल्ट की है, याद रखिएगा। अगर यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी पूछता है, ये आपको याद रखना है रीटर की, अभी आगे मैं बताऊंगा भी, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये दोनों ऐसे हैं कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना तो आपका रीटर का ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन अगर यूनिटी ऑफ नेचर दे दिया तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपने रीटर को ज़्यादा फोकस कर रखा है। तो ये आपको यूनिटी ऑफ नेचर याद रखना हमबोल्ट को, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी जो है आपको याद रखना रीटर को। हमबोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन में अन्य अन्य विधि तंत्र अपनाए हैं। चलिए जान लेते हैं। पहला इनका अनुभविक विधि था, एम्पेरिकल मेथड। दूसरा क्रमबद्ध प्रणाली, सिस्टमेटिक मेथड। तीसरा जो तुलनात्मक कंपैरेटिव है। और चौथा है कार्टोग्राफिकल जो मेथड है। इनका ये 4 मेथड जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही हमबोल्ट ने जलवायु विज्ञान शब्द को प्रथम प्रतिपादक माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही हमबोल्ट ने पृथ्वी की जैविक एवं अविभाज्य इकाई माना था, होल माना था, ये आपको याद रखना है। इस होल शब्द से आप ध्यान रख सकते हैं कि इनका कोटेशन है। और इन्होंने कहा था देयर इज वन स्पिरिट एनिमेटिंग द होल ऑफ नेचर फ्रॉम पोल टू पोल। तो आप पोल टू पोल से याद रख सकते हैं किसका है, हमबोल्ट का है। हमबोल्ट के योगदान के कारण इनको वनस्पति भूगोल, मौसम विज्ञान तथा आधुनिक भूगोल का क्या माना जाता है, पिता माना जाता है। तो सबको जानता है आधुनिक भूगोल के बस ये पिता हैं, लेकिन इनको वनस्पति भूगोल का भी और मौसम विज्ञान का भी इन्हें पिता माना जाता है। याद रखिएगा, क्रमबद्ध भूगोल का जो जनक माने जाते हैं वो वारेनियस है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। जब आप देखेंगे मेरा पुनः जागरण वाला वीडियो तो वहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। अगला पॉइंट है, हमबोल्ट का पार्थिविकता के बारे में कथन था कि देयर इज वन स्पिरिट एनिमेटिंग द होल ऑफ नेचर फ्रॉम पोल टू पोल बट वन लाइफ इन्फ्यूज्ड इनटू स्टोन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इवन इनटू मैन हिमसेल्फ। ये उठा के देयर इज वन स्पिरिट, ये वाला सेक्शन उठा के डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि ऊपर ये दिया हुआ है जो मैं बताया हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बस इनका जो है पॉइंट पिक करना है कि ये कहते क्या थे और इनका कौन सा वाक्य ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। जो प्रसिद्ध रहा वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता ही दिया हूँ कि हमबोल्ट के जैसे ही रीटर को भी वैज्ञानिक भूगोल या आधुनिक भूगोल के, वर्तमान भूगोल के जो है संस्थापक माना जाता है। ये उद्देश्यवादी एवं ईश्वर में प्रबल विश्वास रखते थे, ये आपको याद रखना है। ये वाली जो सेक्शन है ये याद रखना, उद्देश्यवादी थे। ईश्वर तो आप याद ही रख लेंगे किसी ना किसी बहाने, लेकिन ये आपको याद रखना उद्देश्यवादी। ये अगर आपको नहीं याद है, बहुत बार ये शब्द उठा के एग्जाम में दे देता है और वहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दिया भी है, मैं कई बार सॉल्व किया हूँ जिस नेट, तो वहाँ पर ये मिला भी है। साथ ही इनका आर्म चेयर भूगोल वक्ता थे, कहीं नहीं जाते थे, कुर्सी बैठ के मारे पूरा दुनिया भर का भूगोल लिख डालें, तो इनको इसीलिए आर्म चेयर भूगोल वक्ता कहा जाता है। जब मैं हमबोल्ट को पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जब आएगा तो वो रीटर सही होंगे। देखिए, विविधता में एकता की जब बात आती है तो रीटर महोदय का कोटेशन ये है, इनके अनुसार ये दिया गया है, इनके विचार हैं, ये याद रखिएगा। साथ ही इन्होंने अर्धकुंड अर्थात भूविज्ञान माना था भूगोल को, ये आपको ध्यान रखना है। और रीटर की जो अध्ययन की पद्धति थी उसे हम क्या जानते हैं, निगमनात्मक के रूप में जानते हैं। साथ ही रीटर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है अर्धकुंड है एवं प्रादेशिक भूगोल लैंडर कुंडे है। देखिए, प्रादेशिक भूगोल को क्या कहते हैं, लैंडर कुंडे, ये आपको याद रखना है। और ये लैंडर कुंडर का
ये महत्व आपको आगे समझ में आएगा जब हम लोग हेटनर को पढ़ेंगे। और रिटर जो थे एक निश्चयवादी चिंतक थे और ये मानते थे कि भौगोलिक विविधता के द्वारा ही ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। तो ये इनका कोटेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही प्रादेशिक अध्ययन के लिए रिटर ने लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम लैंडर कुंडे शब्द का किसने प्रयोग किया है प्रादेशिक अध्ययन के लिए? तो हमारे रिटर महोदय ने। रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक माना जाता है, ये आपको याद रखना, क्योंकि प्रादेशिक भूगोल में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, कार्य किया है। अब रिटर जो भौगोलिक अध्ययन में विधि अपनाया उसको जान लेते हैं। जैसे हमबोल्ट ने अपनाया, पहला इनका अनुभविक विद इम्पेरिकल मेथड जो है, दूसरा तुलनात्मक विद कंपैरेटिव मेथड जो है। इसी में उन्होंने अपनी पुस्तक अर्धकुंडे का उपशीर्षक सामान्य तुलनात्मक भूगोल जनरल कंपैरेटिव ज्योग्राफी रखा था, ये आपको याद रखना है। किसके अंतर्गत आता? तुलनात्मक विधि में। तीसरा इनका विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि और चौथा मानचित्र विधि। तो याद रखिएगा यहाँ पर। और इनका एक कोटेशन बहुत फेमस है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, पृथ्वी मनुष्य के लिए या मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है, ये आपको याद रखना है। ये रिटर का कोटेशन है। हमबोल्ट एवं रिटर दोनों की मृत्यु कब हुई थी? 1859 में, ये आपको याद रखना है। ये पूछा गया जब इनकी मृत्यु हुई तो किसका जन्म हुआ है, ये आपको आगे मैं बताऊंगा 1859 में किसका जन्म हुआ। अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमबोल्ट और रिटर में जो समानता उसे जान लेते हैं और जो असमानता है ये भी देख लेते हैं। दोनों से पता चल जाएगा कि कौन क्या था। देखिए दोनों ही प्राकृतिक एकता में विश्वास रखते थे, ये आपको याद रखना है। इन दोनों विद्वानों ने भौगोलिक अध्ययन में मानव को महत्व को स्वीकार किया था, ये आपको याद रखना है। दोनों ही भौगोलिक अध्ययन में अनुभविक विधि को मानते थे, ये आपको याद रखना है। हमबोल्ट और रिटर में असमानता क्या है ये आप ध्यान दीजिए। 3 यहाँ पर समानता मैं आपको बता दी हूँ जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के निगाह से। हमबोल्ट की शिक्षा प्राकृतिक विज्ञान में हुई थी, रिटर की शिक्षा जो है दर्शन शास्त्र एवं इतिहास में हुई थी। ये इनकी दोनों में डिफरेंस असमानता है। हमबोल्ट जो एक अन्वेषक एक्सप्लोरर थे, घूम घूम कर चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करते थे। वहीं रिटर एक आर्म चेयर कुर्सी बैठ के पूरे भूगोल को छापना शुरू कर दिए थे। तीसरा यहाँ पर असमानता है इन दोनों में कि हमबोल्ट की विचारधारा पूर्णतः वैज्ञानिक थी, जबकि रिटर महोदय थे वो ईश्वरवादी थे, उद्देश्यवादी थे, ईश्वर में विश्वास ज़्यादा रखते थे। और जो हमारे हमबोल्ट हैं वो ईश्वरीय उद्देश्य में कोई विश्वास नहीं रखते थे। चौथा यहाँ पर हमबोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल की रचना की, रिटर प्रादेशिक भूगोल की जनक माने जाते हैं। तो देखिए इन्होंने रचना की है, जबकि अगर क्रमबद्ध भूगोल का पूछता है पिता कौन है जनक कौन है तो याद रखिएगा आप लोग वारणीय से, बार बार मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर रचना पूछता है तब हमबोल्ट सही होंगे। पांचवा असमानता, हमबोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन में मानव को अन्य तत्वों के समान माना और रिटर क्या माने? इन्होंने अपने भौगोलिक अध्ययन में मानव को केंद्रीय स्थान प्रदान किया है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको देते थे? मानव को देते थे रिटर। लेकिन हमबोल्ट जो है जो भौगोलिक अध्ययन में अन्य तत्वों को समान ही मानव को माना है। तो यह असमानता है दोनों में। देखिए सीक्वेंस में जो भी भूगोलकता थे मैं शुरू में बता दिया हूँ और यहाँ पर इचोथेपन का नाम आया है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, इससे आप भयभीत नहीं होइएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। क्योंकि जो भूगोलकता एग्रीकल्चर में काम किया, जैसे वानथ्यूनन ने तो उनको एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे, भास्कर पेस्चर ने तो उनको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, यहाँ पर इचोथेपन है थॉट में तो इनको यहाँ पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस इसीलिए मैं शुरू में लिख दिया था। तो इनका पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चीन का भूगोल, इनका पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है और अन्य पुस्तक भी इनका जान लेते हैं। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, इनका पूछा जाता है, निर्देशिका, अधिवास तथा परिवहन, ये आपको ध्यान रखना है। विद्यमान भूगोल की समस्याएं, ये आपको ध्यान रखना। 4 इनकी पुस्तक थी जो इम्पोर्टेंट थी, मैंने लिख दिया है। अगले जो भूगोलकता है फेडरिक रेटजेल हैं। देखिए 253 के बाद फेडरिक रेटजेल ही आते हैं सीक्वेंस में, आप देख सकते हैं जाकर। तो यहाँ पर देखिए रेटजेल को राजनीतिक भूगोल का पिता एवं मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन इतने बार एग्जाम में आए कि आप अगर इसे याद नहीं कर सकते हैं तो ये जान जाइए कि आपका 1 से 2 नंबर गायब हो जाएगा एग्जाम से, ये हमेशा पूछे जाते हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं उसको जान लेते हैं। एंथ्रोपोज्योग्राफी हो गया, फिर से वालकर कुंडे होगा, राजनीतिक भूगोल, और 6 सिद्धांत इनका जो है प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। एंथ्रोपोज्योग्राफी तो बहुत बार पूछा गया, वालकर कुंडे भी पूछा गया, राजनीतिक भूगोल जो है पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी याद रखना कि फेडरिक रेटजेल जो थे डार्विन के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित थे। अगला इनका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपनी पुस्तक जो राजनीतिक भूगोल में राज्य की तुलना जीव से की है, ये आपको ध्यान रखना। और
उनका मानना था कि राज्य को या तो सामान्य जीव की तरह विकसित होना चाहिए या तो उसे समाप्त हो जाना चाहिए। इनका कोटेशन याद रखिएगा जो रेटजेल महोदय बताए हैं। और साथ ही इनका अगला पॉइंट है, राज्य एवं समाज को जीववादी सिद्धांत को पुष्ट किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जितने भी मैं यहाँ पर जो हाईलाइट किए हुए एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने 1930 के दशक में जर्मन नीति का निर्धारण किया था, ये आपको याद रखना है, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, रेटजेल के काल में ही भौतिक भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल की द्वैतता का विवाद आरंभ हुआ था। तो ये आपको ध्यान देना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेटजेल महोदय द्वारा पहली बार लेवेश्रम संकल्पना दी गई थी। इसका शब्द का तात्पर्य है कि भौगोलिक क्षेत्र से ही जिसके अंतर्गत जीव का विकास होता है। इसे संक्षेप में रहने के लिए स्थान भी कहा जाता है, लाइविंग स्पेस भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा। लेवेश्रम का जो है शब्द का जो है अर्थ है, संक्षेप में यही जाना था, रहने के लिए स्थान। रेटजेल एक निश्चयवादी चिंतक थे और उनकी पुस्तक जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी में भिन्न भौतिक लक्षणों एवं स्थितियों का मानव जीवन शैली पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, रेटजेल का जो मूल दर्शन भौतिक पर्यावरण है उसमें योगदान की उत्तरजीविता, जिसे इंग्लिश में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है कि ये मूल दर्शन की भौतिक पर्यावरण में इसका प्रयोग रेटजेल ने किया था। और इसको इंग्लिश में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने कहा था? तो ये एच स्पेंसर द्वारा 1876 में प्रयोग किया गया था। तो अंग्रेजी में ये किए हैं स्पेंसर महोदय। और जो है मूल दर्शन भौतिक पर्यावरण में योगदान की उत्पत्ति जीविता रेटजेल ने किया है। मानव में उसके विकास के लिए रेटजेल ने 3 कारणों को उत्तरदायी माना है। पहला स्थिति, दूसरा क्षेत्र और तीसरा सीमाएं। ये आपको याद रखना है। अगले भूगोलवक्ता अल्फ्रेड हेटनर हैं, इनको जान लेते हैं। भूगोल को एक क्षेत्र विवरण विज्ञान कोरोलॉजिकल साइंस माना है। ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये चीज उठा के पूछा गया है। और इसके अंतर्गत इन्होंने प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में बताया है। ये आपको ध्यान रखना है। एक विस्तृत यात्रा करने के बाद ही इन्होंने यूरोपा नामक पुस्तक की रचना की थी। और ये आपको याद रखना है, यूरोपा किसकी पुस्तक है? तो ये अल्फ्रेड हेटनर की है। अगला पॉइंट है, जब रीटर पढ़ा था तभी आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा जब हम लोग हेटनर पढ़ेंगे। रीटर के अर्धकुंडे के स्थान पर लैंडरकुंडे नामक शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो याद रखिएगा अल्फ्रेड हेटनर ने अर्धकुंडे के स्थान पर लैंडरकुंडे, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की सतह क्षेत्र वर्णी विज्ञान। ये आपको याद रखना है। और हेटनर की एक आलोचना की जाती है कि इन्होंने बहुत ज्यादा भौतिक कारकों को अधिक महत्व प्रदान की, सांस्कृतिक कारकों को नहीं दिया था। हेटनर का एक विचार था कि भूगोल एक प्रादेशिक विज्ञान है, इडियोग्राफिक है, न कि सामान्य या मोनोथेटिक विज्ञान है। ये आपको ध्यान देना है। ये इडियोग्राफिक भूगोल को मानते थे, सामान्य और मोनोथेटिक नहीं मानते थे। और इनका एक कोटेशन बहुत प्रसिद्ध है, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विज्ञान है, कोरोलॉजिकल साइंस ऑफ द अर्थ सरफेस। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। हेटनर की जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट, और उसे जान लेते हैं। भूगोल का विधितंत्र, ये आपको याद रखना है। तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, कंपैरेटिव रीजनल ज्योग्राफी, और रूस का भूगोल प्रादेशिक भूगोल का आधार। अगले भूगोलवक्ता है अल्ब्रेक्ट पेंक, और इनका जो है सीक्वेंस आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं सीक्वेंस शुरू में बता दिया था। इनमें आपको याद रखना बस एक चीज, यहाँ पर दी आल्प्स इन दी आइस एज इनकी पुस्तक है, ये पूछा गया है। और ये पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं यहाँ पर नोट डाउन किया। ये इंपॉर्टेंट, बस ये चीज़ आप लोग इनके में ध्यान दीजिएगा। 7वें भूगोलवक्ता वाल्थर पेंक, और वाल्थर पेंक एक जान ही रहे, इनके बारे में हम जानेंगे आगे विधिवत रूप में। थोड़ा मैं बस सीक्वेंस में था, थोड़ा यहाँ पर लिख दिया हूँ। डेविस की अपर्दन सिद्धांत की आलोचना की तो आप जानते हैं। और भूत्थान के साथ ही अपर्दन क्रिया प्रारंभ होती है, मोटा मोटी अब जान ही रहे हैं। और साथ ही अपर्दन चक्र की 5 दशाएं बताई थी, आपको ये पता होगा। अब मोटा मोटी जो है वानथ्यूनन जो है, ये थोड़ा सा मैं लिख दिया, इनको हम जानेंगे जब इनका आएगा सिद्धांत एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में। तो औस्थितिक सिद्धांत दिया था इन्होंने एग्रीकल्चर में, याद रखना। द आइसोलेटेड जो स्टेट है इनका, ये आपको ध्यान रखना, 1826 इनका सिद्धांत आया था। तो मोटा मोटी जान लीजिए। और केंद्र स्थान सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टालन 1933 में। और इनकी बुक जो है सेंट्रल प्लेसन इन साउदर्न जर्मनी, ये आपको याद रखना है। केंद्र स्थल शब्द का प्रयोग मार्क जेफरसन ने 1931 में किया था। शुरू में वीडियो में आपसे पूछा था, अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं याद हो, अगर आप गलत कुछ सोचो तो ये जान जाइएगा कि आप याद कर लीजिए, क्योंकि
किसी भी क्वेश्चन पर आपके दिमाग में वही आंसर आना चाहिए जो आंसर है, कोई इधर उधर का आंसर नहीं आना चाहिए। अब क्रिस्टालर के शब्द को क्या मानते थे, स्थिर मानते थे, फिक्स मानते थे। जो के शब्द हमेशा फिक्स रहेगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। जबकि वहीं पर जब लास्ट को पढ़ेंगे तो फिक्स नहीं मानते थे, वो कहते हैं बदलता रहता है। जैसे कि वो देखेंगे उनका बदल के जाएगा 19 तक, आप देखेंगे 7 होता है उनका, यहाँ पर देखेंगे 7, फिर से बदल जाएगा उनका 13, 19, ऐसे उनका होता है। हम जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही थोड़ा मोटा मोटी और जान लेते हैं, जो केंद्र सिद्धांत है इसमें, के वैल्यू जो है जितनी बस्तियों को सेवा देता है उन बस्तियों को संपूर्ण संख्या ही उस सेवा केंद्र की वैल्यू होती है। मान लीजिए हम जितने लोगों को कुछ दे रहे हैं दान में, वही जो मैं दान कर रहा हूँ, जो 50 लोग हैं तो 50 लोग मेरे लिए क्या होंगे, मेरे लिए वैल्यू होंगे, मेरे लिए वही केंद्र होंगे। अगर वो हैं तो मैं हूँ, वो नहीं हो तो मैं नहीं हूँ। तो ये चीज़ें होती है, क्योंकि जिसके लिए आप बने हो, जो करना चाहते हो, वही आपकी वैल्यू होती है, वही आपका केंद्र होता है। ये क्रिस्टालर महोदय के वैल्यू को मानते थे। और 3 मूल्य बताए थे इन्होंने के को। अब 3 मूल्य कौन से, के 3 बाजार नियम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। के 4 यातायात नियम और के 7 प्रशासनिक नियम। जब हम क्रिस्टालर को पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, जब क्रिस्टालर थे तो अगस्त लास्ट को भी थोड़ा जान लेते हैं। अब इनकी प्रसिद्ध रचना जो बुक है द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन और स्थितिक अर्थशास्त्र 1954 में आया था। और ये जो है केंद्र तथा बाजार क्षेत्रों का त्रिभुजी षटकोणीय प्रतिरूप में प्रदर्शन किया था। ट्रिंगुलर हेक्सागोनल पैटर्न, ये आपको याद रखना है। ये उन्होंने भी किया था जो हमारे क्रिस्टालर महोदय थे। अभी ये देखिए, के को हमेशा स्थिर नहीं मानते थे, बदलते रहते थे। देखिए के 7, के आपको 13 बताया, के 19, ये इनका उत्तम माने थे। और जो है बदलते रहते हैं। आपको याद रखना चाहिए, आरपीएससी में पूछा था क्वेश्चन कि लास्ट द्वारा कौन सा बदलता हुआ के वैल्यू नहीं है, ऑप्शन में दिया था। अब देखिए, आप के 7, के 13, के 19 याद कर लेते हैं, इसके बाद से भी जो प्रयोग किए हैं उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। तो जब आएगा इनका सिद्धांत तो उसमें मैं पूरा लिखा हूँ, वहाँ पर मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। साथ ही बेबर का जो है उद्योग और स्थिति सिद्धांत जो आया था 1909, 1929, ये आप याद रखिएगा। अंग्रेजी में 1929 में आया था, जर्मन भाषा में जो है आपका आया था 1909 में। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य चल रहे हैं, तो राजनीति जियोपॉलिटिकल शब्द का प्रयोग स्वीडन के जेलन महोदय ने किया था। केजलोन या जेलन, याद रखिएगा। ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। जितने ये बता रहा हूँ मोटा मोटी, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथ ही कार्ल हाउसहोफर का यहाँ पर पत्रिका है जिग्साफिट फॉर जियोपॉलिटिक, ये बहुत बार पूछा गया इनकी पत्रिका। ये जिग्साफिट फॉर जियोपॉलिटिक्स किसने लिखा, तो कार्ल हाउसहोफर ने। और इनका जो है भू राजनीति के लिए विचारधारा था, वर्णन मिन कैंप नामक पुस्तक, ये याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट है, जर्मन जो भूलोकता है उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, जो क्या क्या वो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रयोग किए थे वो जान लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया। इन्होंने भूगोल का वैज्ञानिक विकास किया था। क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल को अलग अलग अध्ययन किया था। वातावरण निश्चयवाद एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का प्रयोग किया था, ये इनका सिद्धांत है। फिर से लैंडस्केप की विचारधारा इन्होंने ही दी थी। भू राजनीति की विचारधारा जियोपॉलिटिकल इन्होंने ही दी थी। और स्थिति के सिद्धांत थियरीज ऑफ लोकेशन इन्होंने ही दी है। भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, ये विचारधारा भी जर्मन के भूलोकता द्वारा दिया गया। ये आपको 7 जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक हमेशा 2, ये लैंडस्केप, भू राजनीतिक या अवस्थिति के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ, ये यूजीसी नेट में बार बार पूछे गए हैं, आपको ये ध्यान रखना है।